हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन सभी टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से या इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमने कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हो। और दोस्तों, वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं सभी वीडियो से हाल ही में जो हमारा NTA UGC नेट का एग्ज़ाम हुआ है, UP PCS MP PCS जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी एग्ज़ामों में वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो वो वीडियो को आप जाकर ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसके बाद बात करते हैं हम आज के वीडियो की। तो आज के वीडियो के अंदर जो आज 26 जून 2023 को उत्तर प्रदेश के अंदर जो ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2023 में जिसका आयोजन किया गया था, उसके शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के क्वेश्चनों के ऊपर बात करेंगे, जिसके अंदर हम इतिहास विषय से कितने प्रश्न आए थे, कौन से प्रश्न आए थे, किस तरीके से प्रश्नों का तरीका, किस तरीके से परीक्षा में जो क्वेश्चन आए थे उनका पैटर्न क्या रहा है, उन सभी के ऊपर आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो दोस्तों, आज हम दोनों शिफ्ट के पेपर के अंदर जो इतिहास के क्वेश्चन हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो पूरा ज़रूर देखें और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर के ऊपर, जहां हम इतिहास के प्रश्नों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन पेपर के ऊपर आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम वीडियो परीक्षा में जितने भी जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इतिहास विषय से, उन सभी क्वेश्चनों के ऊपर बात करेंगे। तो फर्स्ट शिफ्ट की हम पहले बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्तित्व ने की थी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, एनी बेसेंट और राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों, इसका अगर राइट आंसर की अगर हम बात करें तो विश्व भारती जो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वो कलकत्ता के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि ये विश्व भारती विद्यालय यानी कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने तो की थी, मगर किस सन में यानी कि किस ईयर में इसकी स्थापना की थी, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। इसके अलावा एनी बेसेंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो होम रूल आंदोलन जो शुरू किया गया था अपने भारत के अंदर 1916 के समथिंग, उसकी शुरुआत एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है। और एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष ये एनी बेसेंट को मानी जाती है। और राजा राम मोहन राय की अगर बात करें दोस्तों, तो राजा राम मोहन राय ने 1814 में आत्मी सभा की स्थापना और 1825 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और संवाद कौमुदी इनका बंगाली पत्र है, जिसमें इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ जो है काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई थी। और सती प्रथा जो थी उसकी जो भर्त्सना की थी इन्होंने अपने पत्रिका जो थी बंगाली में इन्होंने पत्रिका निकाली थी संवाद कौमुदी, उसके अंदर उसका काफ़ी ज़्यादा जो है प्रहार किया था। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर माना जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर माना जाएगा। आपको ये बताना है कि किस सन में, किस ईयर में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों, इसमें थोड़ी टाइपिंग एरर है। हालांकि जो भी है इसमें टाइपिंग एरर के बाद ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मगर इसकी अगर हम देखें, अगर क्वेश्चन की प्रकृति से हमको समझ में आ रहा है, वैसे इसमें दिया गया है कि छठी शताब्दी से लेकर तो 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, इसमें जो है टाइपिंग मिस्टेक हुई है, क्योंकि छठी शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक तो कोई जनपद नहीं था। क्योंकि जितने भी जो भी महाजनपद का काल रहता है वो आपको छठी शताब्दी से लेकर तो 4वीं शताब्दी ईसवी पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट में जो है आपको महाजनपद देखने को मिलते हैं। तो 16 महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद जो था इसमें सबसे शक्तिशाली, तो इसमें दिया गया था दोस्तों अंग, मगध, वैशाली और वज्जी। तो इसका अगर टाइपिंग एरर नहीं होता और ये अगर इस तरीके से पूछा जाता कि छठी शताब्दी से लेकर 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली था, तो आप सभी को पता होना चाहिए, बेझिझक होकर इसमें आप मगध जो है आप लगा सकते थे। तो ये बिल्कुल राइट माना जाता, मगर हो सकता है क्वेश्चन आप डिलीट हो सकता है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन का राइट आंसर आप कोई भी लगाएगा तो क्वेश्चन डिलीट होगा, तो सभी को इसका बोनस नंबर मिल सकता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चोल साम्राज्य से क्वेश्चन पूछा गया, तो चोल साम्राज्य में क्या क्वेश्चन पूछा गया देख लेते हैं।
चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो आदित्य प्रथम, विजयालय चोल, अरिंजय चोल या परांतक चोल? तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर माना जाएगा विजयालय चोल माना जाएगा। और विजयालय चोल को चोल साम्राज्य का जो है संस्थापक माना जाता है। और इसका अगर वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाता है तो दोस्तों वास्तविक संस्थापक इसका राजराज प्रथम माना जाता। और अगर क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अगर देखा जाए दोस्तों तो विजयालय के बाद आपको आदित्य प्रथम देखने को मिलता है, फिर आदित्य प्रथम के बाद आपका परांतक चोल देखने को मिलेगा, फिर परांतक के बाद आपको गंडरादित्य, फिर अरिंजय, फिर परांतक द्वितीय, फिर उसके बाद आपको उत्तम चोल देखने को मिलेगा, फिर आपको राजराज प्रथम और फिर राजेंद्र प्रथम। इस तरीके से इनकी क्रोनोलॉजी देखने को मिलेगी। तो ये विजयालय जो है इसका चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसके बाद हम आगे देख लेते दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? गांधी जी से पूछा गया कि गांधी जी, इसमें भी थोड़ी टाइपिंग एरर थी। हमने देखा था कि गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन था आह्वान नहीं किया गया था, तो इसमें असहयोग आंदोलन को मतलब इन्होंने वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन को जो वापस लिया था किस घटना के पश्चात ले लिया था? तो चोरी चोरा की घटना, बंगाल अकाल, साइमन आयोग की नियुक्ति या काकोरी ट्रेन डकैती? तो इसका अगर टाइपिंग एरर नहीं होती तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका जो है जा सकता है, ये डिलीट हो सकता है, इसका भी बोनस नंबर सभी को मिल सकता है। मगर फिर भी अगर इस क्वेश्चन की हम प्रकृति को समझ के अगर इसका आंसर देना की अगर कोशिश करते हैं तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होने वाला था, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा चोरा चोरी की जो घटना होती है ये 5 फरवरी, किसी बुक के अंदर 4 फरवरी भी दिया गया, किसी बुक में 5 फरवरी भी दिया गया है। अगर हम बात करें एनटीए यूजीसी नेट के अंदर जो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 के अंदर, जब अक्टूबर के अंदर एग्जाम हुआ था तो वहाँ पे दोनों डेट दी थी, 4 फरवरी भी और 5 फरवरी भी। तो वहाँ पे जो आयोग ने माना था दोस्तों 5 फरवरी 1922 के अंदर चोरा चोरी की घटना हुई थी। तो उस घटना के पश्चात गोरखपुर जिले के अंदर जो चोरा चोरी नामक स्थान है वहाँ पे क्रांतिकारी द्वारा जो है थाने को फूंक दिया जाता है, जिसमें लगभग 26 या 27 लोग जो रहते हैं पुलिस वाले या जवान वगैरह, ये सारे लोगों की जो है उसमें जलकर मृत्यु हो जाती है। तो इस घटना के पश्चात गांधी जी अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो ये घटना आपको 4 या 5 फरवरी 1922 के अंदर होती है और ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के अंदर ये स्थान स्थित है। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। साइमन आयोग की अगर नियुक्ति की बात करें दोस्तों तो 1927 के अंदर साइमन आयोग की नियुक्ति होती है। काकोरी ट्रेन जो डकैती होती है 1926 में होती है दोस्तों। और ये जो इसके बाद हम आगे देख लेते हैं दोस्तों बंगाल आयोग, तो बंगाल अकाल तो आपके पहले पड़ जाता है ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं टोडरमल। तो आप सभी को पता होना चाहिए ये मुगल कालीन जो शासन व्यवस्था है, राज व्यवस्था, जिसके अंदर राजस्व व्यवस्था के अंदर काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलता है, वो टोडरमल व्यवस्था के द्वारा, यानी कि टोडरमल के द्वारा जो सुधार होता है उसी के द्वारा जो देसाला बंदोबस्त है अकबर के शासनकाल में उसको लागू किया जाता है। तो देख लेते हैं टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो खाने आजम, खाने खाना, अजियाओ दीन या मुशरिफ दीवान? तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मुशरिफ दीवान इसको कहा जाता था या दीवान अशरफ भी इसको कहा जाता था। तो दीवान अशरफ या मुशरिफ दीवान, क्योंकि अकबर के शासनकाल के अंदर आपको देखने को मिलता है, तो अकबर के शासनकाल में इसको दीवान नियुक्त किया जाता था 1580 के लगभग। इसी के द्वारा दोस्तों देसाला बंदोबस्त की शुरुआत की जाती है। अकबर के जो शासनकाल होता है उसमें 1580 यानी कि अकबर के शासनकाल के 24वें वर्ष देसाला बंदोबस्त की शुरुआत इसी को की जाती है। मतलब देसाला बंदोबस्त का जो प्रारूप तैयार किया जाता है वो टोडरमल के द्वारा किया जाता है, मगर शाह मंसूर जो होता है दोस्तों इसका सहायक, शाह मंसूर उस देसाला बंदोबस्त को लागू करता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देसाला बंदोबस्त का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो आपको लगाना है टोडरमल। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि देसाला बंदोबस्त को लागू किसने किया था, तो आपको शाह मंसूर लगाना है। और देसाला बंदोबस्त लागू कब की गई थी? तो 1580 में देसाला बंदोबस्त लागू की गई थी। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? तो कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? तो ये चित्रकला से पूछा गया है दोस्तों। तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है उत्तर पूर्वी भारत में बांस हस्तशिल्पी पर एक हस्त निर्मित चित्र। दूसरा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है उत्तर पश्चिम भारत के में हाथ से चित्रित सजावटी रेशमी कपड़ा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक ब्लॉक
चित्रित ऊनी कपड़ा। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है दक्षिण भारत में हाथों से रंगा हुआ सूती कपड़ा। तो दोस्तों बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा डीपली क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगर थोड़ा बहुत भी अगर इंसान अगर इसके बारे में अगर कुछ पढ़ा होगा तो वो इसका राइट आंसर कर देगा। तो इसका राइट आंसर माना जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। दक्षिण भारत में जो सूती कपड़े होते थे उनके ऊपर हाथ से जो चित्रकारी की जाती थी उसे कलमकारी चित्रकारी कहा जाता है, और ये दक्षिण भारत के अंदर थी, खास करके आंध्र प्रदेश के अंदर ये प्रचलित थी। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से मिली थी दोस्तों? तो पशुपति की जो मोहर है जिसके अंदर पशुपति यानी कि चार जो है पशुओं का भी अंकन देखने को मिलता है, और उसमें से सींग वाले देवता का भी अंकन देखने को मिलता है, और वो मोहर के अंदर ये सारा अंकन देखने को मिलता है। तो ये कहाँ से मिली थी दोस्तों? तो बनावली, लोथल, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखल राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो की खोज की जाती है दोस्तों। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये जो पशुपति की मोहर है इसके ऊपर आपको सिंह का, गेंडे का और आपके बेल का, इस तरीके से चार पशुओं का अंकन देखने को मिलता है दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एनटीए यूजीसी नेट के अंदर इन पशुओं का नाम भी पूछा गया है। तो ये हमारे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे दोस्तों। हमने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों के ऊपर बात कर ली है। अब चलते हैं हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों के ऊपर। सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे। तो अब आ चुके हैं हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों के ऊपर। इससे पहले में हमने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों के ऊपर बात की थी। अब जो सेकंड शिफ्ट हुई थी इवनिंग वाली उसके अंदर किस तरीके से इतिहास के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो थोड़ी सी ये जो पेपर की जो क्वालिटी है इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। आप थोड़ा जो हम बोल रहे हैं वो आप सुन के समझ लेना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बनवाली जो है दोस्तों किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या हरियाणा में? तो दोस्तों बनवाली जो है ये हरियाणा के अंदर स्थित है। और यहाँ पे आपको बनवाली से आपको मिट्टी का हल्का साक्ष्य प्राप्त होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको सोने को जो चेक करते हैं, जो पत्थर से जिस पत्थर से चेक किया जाता है, इस वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा धनी बस्ती इसको कहा जाता है दोस्तों। तो धनी बस्ती इसको कहा जाता है। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दीनहीन बस्ती यानी कि गरीबों की बस्ती किसे कहा जाता है, तो गरीबी की बस्ती जो कहा जाता है दोस्तों कालीबंगा को कहा जाता है। तो धनवानों की जो बस्ती कहा जाता है उसे हरियाणा के अंदर जो स्थित है दोस्तों बनवाली, और ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और बनवाली हरियाणा के अंदर स्थित है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और बनवाली के अंदर ही आपको मिट्टी का जो हल है उसका साक्ष्य प्राप्त होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की थी? तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। वैसे तो मतलब डायरेक्टली इसका बुक के अंदर आंसर नहीं मिल पाएगा, मगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से अगर आप सोल्व करोगे तो ये सोल्व हो जाएगा। तो बंगाल के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की थी किसने की थी? जहांगीर ने, शाहजहां ने, अकबर ने या औरंगजेब ने? तो सबसे पहले अगर इसकी बात करें हम दोस्तों तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1600 ईस्वी के अंदर स्थापना हुई थी। तो 1600 ईस्वी में स्थापना हुई थी और 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो अकबर तो कहीं से कहाँ तक हो ही नहीं सकता है। इसके बाद हम जहांगीर की बात करें दोस्तों तो जहांगीर का शासनकाल भी आपका 1627 तक देखने को मिलता है। तो 1627 तक भी आपको जो है जहांगीर के शासनकाल में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आधिपत्य रहता है, जो व्यापार की जो कोठियाँ रहती है वो बंगाल के अंदर स्थापित नहीं हो पाती है। तो जहांगीर भी जो है इनको गुजरात के अंदर व्यापार करने की तो परमिशन देता है, मगर बंगाल की जो लाइन अभी तक इनके जहांगीर के शासनकाल में इनकी सेट नहीं हो पाई थी। तो जहांगीर भी इसका आंसर गलत माना जाएगा। इसके बाद हम शाहजहाँ की बात करें दोस्तों तो शाहजहाँ के समय भी जो है इनका संघर्ष इनके साथ हो जाता है। तो शाहजहाँ भी इसमें गलत माना जाएगा। बाकी आप अगर देखें औरंगजेब भी एक इसमें ऑप्शन बचता है। तो औरंगजेब के शासनकाल के अंदर दोस्तों 1667 के मध्य
ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के अंदर व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस तरीका का एक साक्ष्य पुस्तक के अंदर मिलता है। बाकी शुल्क मुक्त व्यापार के बारे में तो कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। हालांकि शुल्क मुक्त व्यापार की अगर बात करें दोस्तों तो 1717 के अंदर जो फर्रुख शेर के समय जो इनको अधिकार पत्र प्रदान किया जाता है, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, उसके द्वारा शुल्क मुक्त व्यापार की जो है चुंगी वगैरह सारी चीज़ें समाप्त कर दी जाती है। तो वो फर्रुख शेर के समय देखने को मिलता है। बाकी अगर ऑप्शन के अगर अकॉर्डिंग देखें तो इसमें औरंगजेब माना जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है? तो मतलब तमिल साहित्य जो है किस संग्रहालय के अंदर देखने को मिलता है? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज संग्रहालय, विवेकानंद संग्रहालय, नेपियर संग्रहालय या किलाड़ी संग्रहालय? तो दोस्तों इसका राइट आंसर तो हमको नहीं मिल पाया। अगर आपको राइट आंसर इसका पता हो तो कमेंट्स ज़रूर करें। तो इसका कमेंट्स आप कर देना, इसका राइट आंसर क्या है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। भारत में VOC यानी कि वेरी निगडे उस्टेंडिसे जो दोस्तों ये कंपनी है, इसका गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो VOC का जो गठन है किसके द्वारा किया जाता है, मतलब किस यूरोपीय कंपनी के द्वारा? तो फ्रेंच, पुर्तगाली, डच या ब्रिटिश? तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डच के द्वारा जो है भारत के अंदर VOC यानी कि इस कंपनी की जो है स्थापना की जाती है। इस कंपनी का जो गठन डच कंपनी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। संगम साहित्य से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो तमिल व्याकरण की कौन सी रचना जिसमें तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? मतलब तमिल साहित्य की कौन सी रचना यानी कि सबसे प्राचीनतम रचना जो तमिल व्याकरण के रूप में जानी जाती है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, एक तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। ये तोलकापियम है, शिल्पादिकरम है और मणि मेकले हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अगर माना जाएगा तो तोलकापियम, जिसके लेखक है दोस्तों तोलकापियर, उनकी जो रचना है तोलकापियम, ये आपको संगम साहित्य की व्याकरण रचना मानी जाती है प्राचीनतम। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको याद रखना है। इसके बाद संगम महाकाव्य की अगर बात करें दोस्तों तो शिल्पादिकरम, मणि मेकले और शीतले सतनार ये आपके संगम महाकाव्य में माने जाते हैं। और संगम महाकाव्य की अगर संख्या की बात करें दोस्तों तो संख्या 5 मानी जाती है, जिसमें प्राप्त जो है ये तीनों माने जाते हैं। तो तोलकापियम तो आपका जो है व्याकरण ग्रंथ हो गया, शिल्पादिकरम, मणि मेकले और शीतले सतनार और कुंडलकेशी और वलयपति ये आपके जो है लुप्त माने जाते हैं, इनकी प्राप्ति नहीं हुई। तो कुल 5 जो है संगम महाकाव्य माने जाते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1905 में इंडिया हाउस एक छत्र निवास की स्थापना की थी? यानी कि लंदन के अंदर जो दोस्तों इंडिया हाउस की स्थापना की थी 1905 में, किसने की थी? क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है मैडम भीकाजी कामा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है चित्तरंजन दास और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है दोस्तों तो मदन लाल धींगरा। तो इसका राइट आंसर माना जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 के अंदर इंडिया के जो लंदन के अंदर इंडिया हाउस की स्थापना की थी। अब बात करते हैं दोस्तों मदन लाल धींगरा की। तो मदन लाल धींगरा ने 1909 में दोस्तों 1909 में कर्जन वायली की हत्या कर दी थी इंग्लैंड के अंदर। और इन्होंने हत्या किस लिए की थी दोस्तों? तो कर्जन वायली जो था ये श्यामजी कृष्ण वर्मा को इन्होंने परेशान किया था राजस्थान के अंदर। जब वो मजिस्ट्रेट के पोस्ट पे कार्यरत था उस समय श्यामजी कृष्ण वर्मा को परेशान किया था कर्जन वायली ने, इस वजह से मदन लाल धींगरा ने जो है उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर 18, निम्नलिखित में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी है, महाजनपद से भी दोस्तों दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उस शिफ्ट में भी आपका मगध जनपद से पूछा गया और इधर भी आपका सूरसेन जनपद से पूछा गया। तो सूरसेन जनपद की राजधानी पूछी गई है चंपा, वैशाली, काशी या मथुरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो मथुरा है ये सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। और वैशाली की अगर बात करें दोस्तों तो लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी। चंपा की अगर बात करें दोस्तों तो अंग महाजनपद की जो राजधानी चंपा थी।
और काशी जो थी दोस्तों बनारस की ये वाराणसी महाजनपद की राजधानी थी। इसके बाद निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लस्टर में हेनरी गोगोर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई थी? तो 1818 में जो सूती मिल की सूत मिल की स्थापना की गई थी तो कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई या अहमदाबाद? तो इसका राइट आंसर माना जाएगा दोस्तों अहमदाबाद के अंदर जो है 1818 में पहली सूती मिल की स्थापना की गई थी, मगर ये जो है असफल रही थी दोस्तों। इसके बाद मुंबई के अंदर स्थापित की जाती है 1853 के लगभग, 1853-54 के लगभग, तो वो जो है सफल मानी जाती है। 1818 में जो ये मिल स्थापित की जाती है ये असफल रहती है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चनों के ऊपर हमने बात कर ली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है उनके कमेंट्स ज़रूर करें। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।